हमारी कैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है आउटफिट और फिल्म की कहानी 1956 में शिकागो से शुरू होती है। लेकिन मूवी पर जाने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस फिल्म की खास बात ये है कि इसकी तमाम कहानी एक टेलर जिसका नाम लियोनार्ड है की शॉप के इर्द गिर्द घूमती है। लियोनार्ड एक ब्रिटिश सिटीजन था जो कुछ साल पहले ही यूएस आया था और ब्रिटेन में वो दुनिया के बेहतरीन फैशन स्टोर्स में काम कर चुका था। लेकिन इसके बाद वो एक नई जिंदगी की तलाश में यूएस आ गया था और यहाँ आकर शिकागो में उसने अपनी शॉप ओपन की और उसकी एक असिस्टेंट भी थी जिसका नाम मेबल था। और आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर लियोनार्ड की शॉप अपने स्टाइल और गुड क्वालिटी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर होती गई और शिकागो की कुछ वेल्थी फैमिलीज उसकी मुस्तकिल कस्टमर्स बन गयी। और उन्हीं वेल्थी फैमिलीज में से एक बॉयल फैमिली थी जो कि असल में एक माफिया फैमिली थी। बॉयल फैमिली शिकागो की सबसे पावरफुल माफिया फैमिली थी और वक्त गुजरने के साथ साथ बॉयल फैमिली मिस्टर लियोनार्ड पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लग पड़ी और उनका एतबार इस हद तक हो गया कि उनके तमाम लेटर्स भी मिस्टर लियोनार्ड की शॉप पर लगे लेटर बॉक्स के जरिए आने और जाने लगे। एक दिन बॉयल फैमिली का इकलौता लड़का रिची अपने बाप के मुंह बोले बेटे के साथ जिसका नाम फ्रांसिस था लियोनार्ड की शॉप पे आया। असल में वो वहाँ पर अपने लेटर्स चेक करने आए थे और मिस्टर लियोनार्ड कभी भी अपने कस्टमर के पर्सनल मामलात में नहीं पड़ता था बल्कि वो हर वक्त अपने काम में ही मगन रहता था। और उन्हीं लेटर्स में से फ्रांसिस ने देखा कि एक लेटर एक बहुत बड़े माफिया ग्रुप आउटफिटर की तरफ से आया था। ये लेटर देखकर रिची ने मिस्टर लियोनार्ड को वहां से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि उनके ख्याल में ये एक इम्पोर्टेंट लेटर था और इस लेटर के मुतालिक स्वयं माफिया फैमिली के किसी और को पता नहीं चलना चाहिए था। मिस्टर लियोनार्ड जिस वक्त बाहर इंतजार कर रहा था उस वक्त मेबल उसके पास आई। मेबल एक स्नोबॉल खरीद के लाई थी। असल में मेबल को स्नोबॉल्स इकट्ठे करने का शौक था और वो आमतौर पर ऐसे स्नोबॉल्स इकट्ठे करती थी जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स को दिखाया गया था जैसे कि आईफल टावर, लंदन में बिग बैंग और बार्सिलोना स्टेडियम। असल में मेबल की ख्वाहिश थी कि वो वर्ल्ड टूर पर जा सके और वो इन तमाम जगहों को देख सके जिसकी कलेक्शन उसने इकट्ठी की थी। रिची और फ्रांसिस के जाने के बाद लियोनार्ड मेबल को काम के मुतालिक कुछ टिप्स दे रहा था और इसी दौरान उसने मेबल से पूछा कि क्या वो किसी में इंटरेस्टेड है, जिस पर मेबल ने उसे बताया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जिस पर मिस्टर लियोनार्ड ने गेस किया कि वो यकीनन रिची बॉयल ही हो सकता है क्योंकि उसने बहुत दफा उन दोनों को एक दूसरे से फ्लर्ट करते देखा है। लेकिन इसके साथ ही मिस्टर लियोनार्ड ने मेबल को वार्न किया कि रिची एक माफिया फैमिली का रुकन है, इसलिए अगर हो सके तो वो उससे दूर ही रहे और यही उसके लिए अच्छा है। लेकिन इस पर मेबल ने कहा कि अगरचे रिची एक माफिया फैमिली का लड़का है लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छा इंसान भी है। और आखिरकार कुछ देर के बाद मेबल घर चली गई जबकि मिस्टर लियोनार्ड शॉप पर रहकर ही बकाया काम मुकम्मल करने लगा और काम करते करते ही मिस्टर लियोनार्ड वहीं मेज पर सर रखकर सो गया और उसे ख्वाब में अपनी फैमिली और आग के शोले नजर आए जिससे उसकी आंख खुल गई और आंख खुलने पर उसे आवाजों से पता चला कि शॉप में रिची और मेबल भी टाइम स्पेंड करने आए हुए हैं। उसके बाद रिची मेबल को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा और उसने मेबल को बताया कि फ्रांसिस उसका असल भाई नहीं है और रिची का बाप फ्रांसिस पर रिची से ज्यादा एतबार करता है। लेकिन रिची ने कभी भी उसे अपना भाई नहीं समझा। लेकिन उसका बाप फ्रांसिस पे एतबार ये करता है क्योंकि उसने एक लड़ाई में खुद गोली खाकर मिस्टर बॉयल की जान बचाई थी। लेकिन रिची कभी भी फ्रांसिस को पसंद नहीं करता। इसके बाद रिची ने उसे ये भी बताया कि फ्रांसिस का ख्याल है कि बॉयल फैमिली में कोई गद्दार मौजूद है जो उनकी इंफॉर्मेशन उनके मुखालिफ माफिया ग्रुप यानी ला फाउंटेन को दे रहा है। और रिची और मेबल की ये बातें सुनते हुए मिस्टर लियोनार्ड के हाथ से गलती से एक औजार छूट गया जिसे पैदा होने वाली आवाज से उन दोनों को पता चल गया कि उनके अलावा भी शॉप में कोई और मौजूद है। लेकिन जो ही उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो मिस्टर लियोनार्ड फौरन ही दोबारा सोने की एक्टिंग करने लगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद रिची और फ्रांसिस दोबारा मिस्टर लियोनार्ड की शॉप में आए ताकि वहाँ से अपने लेटर्स उठा सकें और उन्हें आउटफिट माफिया की तरफ से दोबारा एक लेटर मिला जिसमें एक कैसेट भी मौजूद थी। और ये कैसेट देखते ही रिची और फ्रांसिस मिस्टर बॉयल को तमाम मामला बताने के लिए वहाँ से चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों मिस्टर लियोनार्ड की शॉप में वापस आए और पता चला कि दूसरे माफिया ग्रुप यानी ला फाउंटेन ने उन पर हमला कर दिया है और इस हमले की वजह से रिची जख्मी हो गया था। वहाँ पहुँचते ही फ्रांसिस ने मिस्टर रॉय बॉयल को फोन करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया और ये भी बताया कि वो लियोनार्ड की शॉप में हैं। उस वक्त रिची का खून बहुत तेजी से बह रहा था। फिर फ्रांसिस ने मिस्टर लियोनार्ड को उसके जख्मों को स्टिच करने के लिए कहा। मिस्टर लियोनार्ड ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो कपड़े स्टिच करता है, वाउंड्स नहीं। लेकिन फ्रांसिस के जोर देने पर उसे ये काम करना ही पड़ा और उसने बहुत मुश्किल से रिची के जख्मों को स्टिच कर दिया जिससे रिची का खून बहना बंद
हो गया और उसकी जान बच गई। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया के बगैर हो रहा था, इसलिए दर्द की वजह से रिची बेहोश हो गया। इसके बाद फ्रांसिस ने वो कैसेट एक ब्रीफकेस में बंद की और लेनेट को रिची का ख्याल रखने का कहकर बाहर चला गया। मिस्टर लेनेट ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेहतर है कि वो सूटकेस और रिची को अपने साथ ले जाए, क्योंकि मिस्टर लेनेट किसी भी माफिया लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन फ्रांसिस ने बदमाशी का मुजाहिरा करते हुए मिस्टर लेनेट को कहा कि इस वक्त सिर्फ उसकी शॉप ही रिची के लिए एक सेफ प्लेस है और वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर ढूंढने जा रहा है ताकि कैसेट को प्ले करके सुन सके कि इसमें क्या है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। फ्रांसिस को यकीन था कि उस टेप में बॉयल फैमिली के गद्दार की फोन टेप्स हैं और रिची के जख्मी होने से पहले वो दोनों उसी के बारे में जानने के लिए जा रहे थे। और अगर ये कैसेट दूसरे माफिया ग्रुप के हाथ लग गई तो बॉयल फैमिली का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि फ्रांसिस फौरन ही टेप को सुने, जिसके लिए उसका बाहर जाना जरूरी है। फ्रांसिस के जाने के कुछ देर बाद ही रिची को होश आ गया और मिस्टर लेनेट ने उसे फ्रांसिस के बारे में बताया कि वो एक कैसेट प्लेयर ढूंढने गया है ताकि उसकी मदद से वो बॉयल फैमिली में मौजूद गद्दार का पता लगा सके। इसके बाद मिस्टर लेनेट ने रिची से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उनकी फैमिली में कोई गद्दार है, तो रिची ने जवाब दिया कि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मिस्टर लेनेट ने उसे कहा कि आमतौर पर गद्दार फैमिली के अंदर नहीं बल्कि फैमिली के करीब मौजूद कोई शख्स होता है, यानी लेनेट का इशारा फ्रांसिस की तरफ था। इसके बाद लेनेट एक सूट सिलाई करने लगा और इसके बाद उसने मजाक में रिची को कहा कि मैं ही असल में वो गद्दार हूँ जो बॉयल फैमिली की मालूमात दूसरों को दे रहा है। ये सुनते ही रिची एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, लेकिन फौरन बाद ही इस मजाक पर वो ऊंची ऊंची हंसने लगा और इसके साथ ही मिस्टर लेनेट भी हंसने लगा। रिची ने इस मजाक को बहुत इंजॉय किया और उसने मिस्टर लेनेट को कहा कि वो एक मामूली सा दर्जी है और वो उनकी इतनी पावरफुल फैमिली का क्या बिगाड़ सकता है। और रिची के मिस्टर लेनेट को एक टेलर कहने पर मिस्टर लेनेट ने उसे बताया कि वो टेलर नहीं बल्कि एक कटर है और इन दोनों में फर्क होता है, क्योंकि टेलर कपड़ों को सीता जबकि कटर काटता है। इसके बाद लेनेट ने रिची को कहा कि हो सकता है कि फ्रांसिस ही असल में वो गद्दार हो, क्योंकि वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है और वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाकर खुद ही फैमिली पर कब्जा करना चाहता हो। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस शॉप में वापस आया और इससे पहले कि वो रिची से मिलता, मिस्टर लेनेट ने उससे झूठ बोला कि रिची को शक है कि फ्रांसिस ही उनकी फैमिली का असल गद्दार है। और फ्रांसिस के वहां से जाने के बाद रिची ने वो सूटकेस खोल लिया था जिसमें फ्रांसिस वो कैसेट रख के गया था। मिस्टर लेनेट की इन बातों से पता चला कि मिस्टर लेनेट असल में माफिया फैमिली में लड़ाई करवाना चाहता था। उधर रिची भी मिस्टर लेनेट की बातों से शक में पड़ चुका था और जब वो फ्रांसिस से मिला तो उसने फ्रांसिस पे शक का इजहार किया कि उनके मुखालिफ माफिया यानी ला फाउंटेन ने उन पर बहुत सी गोलियां चलाई थी, लेकिन गोली का निशाना सिर्फ रिची बना जबकि फ्रांसिस को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि वो असल में सिर्फ रिची को निशाना बनाने आए थे। इस पर फ्रांसिस ने कहा कि ये सिर्फ उसकी किस्मत थी जिसकी वजह से वो उनका निशाना बनने से महफूज रहा और रिची को गोली लग गई। इसके बाद फ्रांसिस ने कहा कि वो अभी कैसेट ले जाकर उसे सुनना चाहता है। इस पर रिची ने उसे कहा कि बेहतर है कि वो उसके बाप यानी मिस्टर रॉय बॉयल के आने का इंतजार कर ले। और इसी तरह ही एक दूसरे पर शक करते हुए मामलात बिगड़ गए और जिस वक्त दोनों ने ही ब्रीफकेस को पकड़ने की कोशिश की तो एक झटके से ब्रीफकेस खुल गया और उसके खुलने से पता चला कि उसमें से कैसेट गायब है। ये देखते ही रिची और फ्रांसिस ने एक दूसरे पर गन तान ली। पहले रिची ने फायर किया लेकिन फ्रांसिस बच गया, लेकिन जो ही फ्रांसिस ने फायर किया तो वो सीधा जाकर रिची की गर्दन में लगा जिससे रिची मौके पर ही दम तोड़ गया। इसके बाद फ्रांसिस ने फौरन ही वहाँ पर कैसेट की तलाश की और साथ ही वो बहुत ज्यादा डर भी गया था क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ रॉय बॉयल पहुँचने वाला था। इसलिए उसने फौरन ही मिस्टर लेनेट के साथ मिलकर रिची की बॉडी को छुपा दिया और वहाँ मौजूद खून को साफ कर दिया और थोड़ी देर बाद ही मिस्टर रॉय बॉयल वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके आने तक वहाँ पर कत्ल के तमाम निशानात मिटाए जा चुके थे। इसके बाद फ्रांसिस ने उसे एक कहानी सुनाई कि रिची वो कैसेट लेकर उसे बताए बगैर यहाँ से कहीं चला गया है, जिस पर मिस्टर रॉय बॉयल ने फ्रांसिस को ऑर्डर किया कि वो फौरन जाए और रिची को ढूंढ कर लाए। और उसके जाने के बाद मिस्टर रॉय बॉयल लियोनार्ड की शॉप में उसका इंतजार करने लगा और वक्त गुजारने के लिए वो मिस्टर लेनेट से बातें करने लगा। वैसे तो इससे पहले मिस्टर रॉय बॉयल ने लेनेट से काम के अलावा कभी कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज उसने उसे बताया कि एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप जिसका नाम आउटफिट है बहुत से ममालिक में ऑपरेट करता है। उसने बॉयल फैमिली को ऑफर की है कि वो उनके साथ मिलकर काम करे और अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों मिलकर ला फाउंटेन का खात्मा कर देंगे और इसीलिए आउटफिट ने उन्हें बॉयल फैमिली के गद्दार की कैसेट भेजी थी। इसके बाद रॉय ने लियोनार्ड को बताया कि माफिया बास
होना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए आदमी को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। इसके बाद उसने कहा कि उसे शक है कि रिची अभी भी वहीं पर मौजूद है क्योंकि उसका कोट अभी तक मिस्टर लेनर्ड की शॉप में ही लटका हुआ था और इतनी ज्यादा ठंड में कोई भी आदमी अपना कोट पहने बगैर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए यकीनन मिस्टर लेनर्ड उससे कोई बात छुपा रहा है। इसके बाद मिस्टर रॉय बॉयल ने मिस्टर लेनर्ड को धमकी दी कि अगर उसने उसे सच ना बताया तो वो उसे गोली मार देगा और इससे पहले कि मिस्टर लेनर्ड उसे कोई भी जवाब देता, फ्रांसिस वहाँ पर मेबल के साथ आ गया और लेनर्ड मेबल को खतरे में देखकर फ्रांसिस को बचाने और झूठ बोलने पर मजबूर हो गया और उसने एक झूठी कहानी सुनाई कि ला फाउंटेन के साथ मुकाबले में फ्रांसिस ने बहुत से आदमियों को मार दिया था लेकिन रिची किसी को भी शूट नहीं कर सका, इसलिए रिची ने इस बात से बेइज्जती महसूस की, इसलिए वो अब दोबारा ला फाउंटेन के काने पर गया है ताकि उनसे अपने ऊपर की जाने वाली फायरिंग का बदला ले सके और ये साबित कर सके कि वो भी एक बहादुर माफिया मेंबर है। और कहानी को मजीद मौसर बनाते हुए लेनर्ड ने बॉयल को ये भी कहा कि रिची ने ही ये सब कुछ उसे मिस्टर रॉय बॉयल को बताने से मना किया था ताकि वो परेशान ना हो। इसके बाद रॉय ने फ्रांसिस से पूछा कि वो मेबल को यहाँ क्यों लाया है, जिस पर फ्रांसिस ने उसे बताया कि मेबल रिची की गर्लफ्रेंड है और उसे शक था कि कहीं रिची उसकी तरफ ना गया हो, इसलिए वो मेबल को यहाँ ले आया है। ये सुनकर मिस्टर रॉय ने मेबल से पूछा कि क्या उसे पता है कि इस वक्त रिची कहाँ है, लेकिन मेबल ने साफ जवाब दिया कि उसे कुछ पता नहीं कि रिची इस वक्त कहाँ है। लेकिन इस मौके पर फ्रांसिस ने चालाकी से काम लिया और कहा कि उसने मेबल के घर में कारपेट पर एक खून का स्टेन देखा है और वो धब्बा यकीनन रिची के खून का ही था। ये तमाम बातें सुनने के बाद मिस्टर रॉय बॉयल गुस्से में आ गया और उसने मेबल को धमकी दी कि वो बिल्कुल सच सच बता दे कि रिची कहाँ है, वरना वो अपने इंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। ये देखकर मिस्टर लेनर्ड ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की और यहाँ पता चला कि मिस्टर लेनर्ड की बीवी और बच्ची घर में लगी एक आग से मर गई थी, जिसके बाद वो मेबल को ही अपनी फैमिली समझता था। उसी वक्त फोन की घंटी बजी और मिस्टर लेनर्ड ने फोन पिक किया और उसने मिस्टर रे बॉयल को बताया कि ये रिची का फोन था और उसने उसे बताया है कि वो ला फाउंटेन से लड़ाई के बाद स्ट्रीट नंबर 43 में छुपा हुआ है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। ये सुनते ही मिस्टर रॉय और उसके आदमी फौरन ही रिची की मदद के लिए वहाँ से चले गए, लेकिन फ्रांसिस ने इस मौके पर वहाँ रहना पसंद किया और उसने मिस्टर रॉय को कहा कि वो यहाँ रहकर मिस्टर लेनर्ड और मेबल पर नजर रखेगा। इसके बाद मिस्टर लेनर्ड ने बताया कि उसने जानबूझकर मिस्टर रॉय बॉयल को स्ट्रीट नंबर 43 में भेजा है ताकि जब वो वहाँ जाए तो उनका मुखालिफ माफिया यानी ला फाउंटेन उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दें। इसके बाद मिस्टर लेनर्ड ने फ्रांसिस को ये भी बताया कि असल में वो जिस गद्दार को ढूंढ रहा है वो असल में मेबल ही है, जो रिची से मालूमात लेकर डबल एजेंट का किरदार अदा करते हुए FBI और ला फाउंटेन दोनों को ही मालूमात दे रही थी और इसके बदले में ला फाउंटेन उन्हें ठीक ठाक रकम पे कर रही थी। लेकिन मेबल को भी ये नहीं पता था कि मिस्टर लेनर्ड भी उस पर नजर रखे हुए है और वो उसके तमाम सीक्रेट जानता है और मिस्टर लेनर्ड ने ही वहाँ मौजूद कैसेट को गायब किया था। और इसके थोड़ी देर बाद ही ला फाउंटेन के मेंबर्स मिस्टर लेनर्ड की शॉप पर आए ताकि वो फ्रांसिस से वो वाली कैसेट हासिल कर सकें। इस मौके पर फ्रांसिस ने मिस्टर लेनर्ड को कहा कि वो ला फाउंटेन को बातों में लगाए ताकि वो उन पर चुपके से हमला कर सके, लेकिन फ्रांसिस की किस्मत खराब कि ला फाउंटेन कैसेट के एक्सचेंज के बदले में बहुत सारा पैसा भी लाए थे और इतना पैसा देखकर मिस्टर लेनर्ड ने इशारों में ही फ्रांसिस के वहाँ छुपे होने के बारे में ला फाउंटेन को बता दिया और ये जानते ही ला फाउंटेन ने फौरन ही फ्रांसिस को शूट कर दिया। और ला फाउंटेन के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर लेनर्ड ने मेबल को बताया कि असल में मिस्टर लेनर्ड ही वो आदमी था जिसने वो कैसेट एनवेलप में डालकर उस लेटर बॉक्स में डाली थी और उसने ये हरकत बॉयल फैमिली में लड़ाई करवाने के लिए की थी। और के साथ ही उसने ये भी बताया कि आउटफुट नाम का माफिया असल में मिस्टर लेनर्ड खुद ही है और उसी ने बॉयल फैमिली की तमाम बातों को रिकॉर्ड किया था और उसने ला फाउंटेन को जो कैसेट दी थी वो एक नकली कैसेट थी और असली कैसेट अभी भी उसी के पास थी। इसके बाद उसने वो कैसेट मेबल के हवाले की ताकि वो उसे FBI को दे सके ताकि FBI बकाया रह जाने वाले बॉयल फैमिली मेंबर से भी छुटकारा हासिल कर सके। इसके बाद उसने ला फाउंटेन से मिलने वाली तमाम रकम मेबल को दे दी और उसे कहा कि वो अपने वर्ल्ड टूर का शौक पूरा करे। के बाद मिस्टर लेनर्ड ने अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़का और उसे आग लगा दी, लेकिन बाहर निकलने से पहले मिस्टर लेनर्ड ने देखा कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है और उसने फौरन ही मिस्टर लेनर्ड पर फायर कर दिया, लेकिन गोली किस्मत से सिर्फ मिस्टर लेनर्ड के बाजू पर लगी। इसके बाद मिस्टर लेनर्ड अपनी असलियत यानी माफिया मेंबर की सूरत में वापस आ गया और उसने फ्रांसिस को मार डाला। असल में मिस्टर लेनर्ड भी किसी जमाने में माफिया
माफिया का एक खतरनाक रुकन रह चुका था, लेकिन उसके बॉस ने किसी बात पर नाराज होकर उसकी फैमिली को कत्ल करवा दिया था, जिसके बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करने लंदन से शिकागो आ गया था। इसके बाद मिस्टर लेनर्ड जलती हुई दुकान से बाहर आता है और एक नई जिंदगी शुरू करने एक नए मुकाम पर चला जाता है।